नमस्कार मित्रों। आज सीधो ने सच में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े हैं। लखेड़ा जी, आपका सीधो ने सच में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार। लखेड़ा जी को आज जोड़ने का एक विशेष तात्पर्य है, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लंबे अरसे तक कवर करते रहे संसद के साथ साथ, और जिस प्रकार से एसआईआर बिहार में आजमाया गया, वोट काटे गए, और जिस प्रकार के परिणाम जिनकी आपको आशंका थी, आप पहले से कह रहे थे, आप सही साबित हुए बिहार के मसले में। और पूरे देश में एसआईआर हड़बड़ी में लागू करने का एक षड्यंत्र कहे जाते हैं, विपक्षी दलों की ओर से उसको षड्यंत्र कहा जाता है। तो ये लागू करने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। यानी ये भाजपा जीतने के लिए, यूपी जीतने के लिए कोशिश कर रही है। और जिस प्रकार से भाजपाई लोग दावा कर रहे हैं कि बंगाल, तमिलनाडु और यूपी हम जीत रहे हैं, कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, उनकी भी टीम है, ये लगभग अब तो स्पष्ट हो गया है। तमिलनाडु में एसआईआर लागू करने के खिलाफ वाइको और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी इश्यू किया है। ऐसे समय में लखेड़ा साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये एसआईआर से देश भर में क्या होने वाला है। लखेड़ा जी। जी जी, नमस्कार आपके दर्शकों को और आपके जो जो भी आपको देख रहे हैं उन सबका अभिनंदन है, स्वागत है और आपका धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर आपने चर्चा के लिए बुलाया है। मेरा ये मानना है कि ये जो देश में इतना बवाल मचा हुआ है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो भारत का सुप्रीम कोर्ट है। और भारत का सुप्रीम कोर्ट अपनी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, जो संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को जो अकाउंटेबिलिटी दे रखी है कि टू प्रिजर्व द सेंटिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रिजर्व द राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री और डेमोक्रेसी को जो हमला हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट लगातार चुप है। और ये सब नहीं होता, ये जिसको कहते हैं ये अराजकता नहीं होती, जिसको कहते हैं ये मनमानी नहीं होती, ये बुलडोजर नहीं चलता बिहार में, अगर सुप्रीम कोर्ट देश की चिंता के बारे में जरा भी सोचता। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं। और अभी जो देश में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की जो मौन है, मौन स्वीकृति है एसआईआर को जी। और ये और रिकॉर्ड में है, ये रिकॉर्ड में है कि सुप्रीम कोर्ट की मौन स्वीकृति है। और ये दस्तावेज मिला है 2003 का, जिसको चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से भी छिपाया है, चुनाव आयोग ने देश से भी छिपाया है और सरकार से भी छिपाया है। उसमें कहीं पर भी कोई प्रोविजन नहीं है जिस ढंग से ये लगातार चलाया जा रहा है। एसआईआर पहले भी होता रहा है, साइलेंटली सरकारी सिस्टम काम करता है, जो एलिजिबल वोट्स हैं उनको शामिल किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और इनकी जो मशीन है उसका एक ही एजेंडा है, हर बार वोट डकैती, वोट चोरी डकैती जो भी कर सकते हैं उसकी एक तरीके को बदलना।
जैसे पहले चोर सीधा दरवाजा ताला तोड़ के घुसता था, तो जी। लोग दूसरा ताला लगा लेते थे, बड़ा मजबूत ताला लगा लेते थे। हाँ, लेकिन ये जो अटैक हो रहा है, ये ऊपर से आदमी का छत को तोड़ के भीतर घुस के फर्स्ट फ्लोर पे, टॉप फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फिर उस मकान को ही तहस नहस किया जा रहा। तो डेमोक्रेसी को इस ढंग से तहस नहस करने के पीछे इनका एक ही मकसद है कि पूरे देश में कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा, कोई ऐसा राज्य नहीं बचेगा जहां अपोजिशन की सरकार हो। तो पूरा स्टेट में, पूरे देश में, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, अगर ये एसआईआर इन्होंने बंद नहीं किया। और मुझे ये ताजुब हो रहा है कि देश की जो बड़े तादाद में जो एडवोकेट्स हैं, लीगल प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, छात्र हैं, सिविल सोसाइटी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे लोग ये तमाशा देख रहे हैं। और आने वाले वक्त में इन लोगों ने जब पूरे देश में एक फर्जी वोटर लिस्ट के माध्यम से बिहार मॉड्यूल, अब तो लोग हरियाणा मॉड्यूल को भूल गए ना, अब तो हाँ, बिहार मॉड्यूल है। बिहार मॉडल आ बिहार गया। मॉडल, पहले गुजरात मॉडल था, गुजरात मॉडल से कब बिहार मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे। पैसे के बल पर चुनाव आयोग ने ये होने दिया, 10,000 रुपए 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में गए, किसानों के खातों में गए, वो होने दिया। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का ग्रोथ वायलेशन होने दिया। कोई अपोजिशन सरकार होती तो सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो जाता, सो मोटो ले लेता और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट चला जाता या लोगों को एफआईआर कर देता पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ। ऐसे लेकिन उदाहरण कुछ भी नहीं है। हुआ। जी, ऐसे उदाहरण भी हैं। तो मेरा ये कहना है आपके तमाम दर्शकों को कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी खतरे में है। और मैं इसमें कोई मेरे को कोई गुरेज नहीं है, कोई डर भी नहीं है बोलने में कि एक माफिया तंत्र चुनाव ईवीएम मशीनों की और चुनावी तंत्र के जरिए देश की डेमोक्रेसी पर कब्जा कर सकता है। अगर देश के लोग चुपचाप रहे, राजनीतिक पार्टियां चुपचाप रहे, तो वो बहुत बुरा वक्त भारत के लिए, भारत के डेमोक्रेसी के लिए, भारत के संविधान के लिए खड़ा होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, ऐसा मेरा कहना है। जी। लकेड़ा साहब, तो इसका प्रतिकार करने के लिए किस प्रकार से आंदोलन जगाए जाए? या तो जिस प्रकार से, जैसे हमारे पास जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे, जो गुजरात से चले, यानी गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ, नवनिर्माण आंदोलन, जब हम कॉलेज में थे, मोरबी के कैंटीन के बिल से वो बात निकली और फिर बिहार में संपूर्ण क्रांति का वो नारा आया और पूरे देश में वो बात फैल गई, असंतोष की आग फैल गई और सरकार बदल गई केंद्र में। तो जी, अब क्या, कैसा रास्ता हो? क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से लोग डरते हैं, ये डर कैसे निकलेगा? देखो, डर घर में बैठ के रजाई उड़ करके तो नहीं बैठेगा। डर लोग जो है संगठित हो, देश के लोग, और देश के लोग जब संगठित हो जाएंगी पूरे देश में। मैं तो, जो लोग कहते हैं कि दिल्ली में आंदोलन होना चाहिए, दिल्ली में आंदोलन से कुछ नहीं होगा। ये जो आंदोलन होगा ये पूरे देश में ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन के अलावा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि जब देश में संविधान ही नहीं बचेगा, कानून नहीं बचेगा, एक अनार्की हो जाएगी और वो लोग चुनाव जीत जाएंगे या वो लोग सरकार बनाएंगे
जिनको जनता ने वोट नहीं दिया, या जी, वो लोग सरकार बनाएंगे जो फर्जी तरीके से, बोगस तरीके से वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करके, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करके, ईवीएम मशीनों में हेरा फेरी करके, या अपोजिशन पार्टीज को हराने के लिए तमाम जो तंत्र मंत्र हो रहे हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन की बराबर की हिस्सेदारी है। और मैं ये मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन जैसी जो संस्था है, उसके प्रति जो अविश्वास का संकट है, जिसको अंग्रेजी में ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं, जो जी, ट्रस्ट डेफिसिट है, उस ट्रस्ट डेफिसिट की जो रिकवरी है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 50 साल में हो पाएगी। क्योंकि जो चुनाव आयोग है, ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच के तौर पर काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को शक है तो वो मैं उस पर बहस करने को तैयार हूं कि ये ब्रांच ऑफिस है बीजेपी का, गवर्नमेंट का, जबकि एक ऑटोनमस उसका एक काम होता था, एक ऑटोनमस बॉडी होती थी जिस पर लोग भरोसा करते थे, और कोई वायलेशन होता था, जो कोई उल्लंघन होता था आदर्श आचार संहिता का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो लोग कहते थे कि हम इलेक्शन कमीशन में शिकायत करें। तो जब शिकायत आप किससे करेंगे, सवाल तो ये है। जी। जी। आपने सही फरमाया। हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने धर्म के जी। नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे थे, और इलेक्शन कमीशन ने उनको 6 साल तक मतदान से और चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया था। यही चुनाव आयोग था। और आज वो चुनाव आयोग भाजपा के धर्म के नाम पर वोट मांगने, या तो खैरात करने यानी रेवड़ी बांटने के, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाने, इसकी ओर वो आंखें मूंद कर बैठा है। तो अब आगे का रास्ता कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो अभी पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है। राजनीतिक पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ जो जो एसआईआर को खतरनाक मानते हैं, कम से कम इसी मुद्दे पर तो एक हो जाए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे वो और पार्टीज हो। देखिए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया पिछले 20 साल 25 साल में, मैंने देखा, और खास तौर पर पिछले 11-12 साल में जो देख रहा हूं, जो जो राजनीतिक पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी है, रीजनल पार्टी, क्योंकि उनकी कोई विचारधारा तो है नहीं, वो तो फैमिली पार्टी है। रीजनल पार्टी ज्यादातर फैमिली जी, रूल चल रहा है। जी, तो फैमिली क्या, अगर वो लोग चुपचाप बैठे रहे और ये कहेंगे कि नहीं, जो इमीडिएट बेनिफिट के लिए हम बीजेपी के साथ हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो यूपी की 2-3 पार्टियां हैं वो हो, चाहे एक नाथ शिंदे हो, या और भी जो पार्टियां हैं तमिलनाडु में या आंध्र में, जो जो इनके साथ है, ये सारी पार्टियां आने वाले 2-3 साल में, 5 साल के अंदर ये खत्म हो जाएगी। क्योंकि भाजपा यही चाहती है कि वो जो पार्टियां हैं रीजनल पार्टी को पूरी तरह निगल दें। और बड़ी शर्म की बात यह है, हरि जी, कि जो देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, वो इतना कैलकुलेटेड ढंग से सब कर रहे हैं, इतना बेशर्मी से ये सब कर रहे हैं कि जनता का ध्यान बटाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। चाहे वो सही बात। डॉलर डॉलर कितना आगे पहुंच गया है, रुपए का कीमत कितना गिर चुका है, हमारी फॉरेन पॉलिसी खतरे में है, बुरी तरह जर्जर हालत में है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी
कुछ चुनौतियां हैं। अब आप हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो बता रहे हैं कि सिंध को लाना है, सिंध को भी अरे पहले जो भारत है, भारत को तो इनको एक रख लो। भारत में जो संविधान के तहत जो तमाम रिलीजन के लोग हैं, दूसरे धर्मों के लोग हैं, ये देश को तो एक कर लो पहले, तब आप सिंध को भारत में मिलाना। ये जो बातें हो रही है और जो ये जो अयोध्या में जो धर्म ध्वजा जो हो रहा है, ये ध्वजा क्यों हो रहा है? ये ध्वजा इसलिए हो रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बना करके दो एक कुचल्ला लगा दिया जाए कि हिंदू राष्ट्र हो गया, अब आपके रोजगार की जरूरत नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, कोई बात नहीं, हिंदू राष्ट्र हो गया, उसको उसका जश्न मनाइए, भूखे रहिए हिंदू राष्ट्र, और 5 किलो 4 किलो जो अनाज है वो खाइए और जय जयकार कीजिए। और जब सत्ता की बारी आई तो ये लोग काबिज होंगे सत्ता पर, जिनकी देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश की संसद के प्रति, देश की जनता के प्रति और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जिनकी हिम्मत नहीं है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करके चुनाव जीते। तो ये खतरा मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा है, और राजनीतिक पार्टियां ही इसमें एकता के साथ ये बताए, जनता को भरोसा दें कि हम एक हैं, उसके बाद जनता इनके साथ आएगी, अदरवाइज जनता इनके साथ नहीं आएगी। अगले चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी का पता नहीं चलेगा। जी सही बात है, आप ठीक कह रहे हैं। आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी और आज संविधान दिवस भी है। जब हम बात कर जी रहे हैं, डॉक्टर आंबेडकर ने जो तैयार किया और संविधान सभा ने जिसको स्वीकार किया, हमारे महारथियों ने, वो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे समय में आपने एक बात छेड़ी हिंदू राष्ट्र जी की। अब जी हिंदू राष्ट्र ये लोग लाना चाहते हैं और वो इस्तेमाल जी किसको करना चाहते हैं? वो इस्तेमाल डॉक्टर आंबेडकर को करना चाहते हैं, वो इस्तेमाल सरदार पटेल को करना चाहते हैं। और सरदार पटेल ने तो यहां तक कहा था कि हिंदू राष्ट्र पागलों का ख्याल है और ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, क्रिश्चियन लोगों का है, सभी का है। ये इस देश में रहते हैं उन सभी का है। और डॉक्टर आंबेडकर ने भी यही कहा था कि हिंदू राष्ट्र या हिंदू राज, उससे उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। आज संविधान दिवस है और संविधान दिन पर हम आपसे जब बात कर रहे हैं और आप संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमें हिंदू राष्ट्र से खतरा जो है उसके लिए आगाह किया था सरदार पटेल ने और डॉक्टर आंबेडकर ने। मगर ये लोग सरदार पटेल और डॉक्टर आंबेडकर को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें लोगों का जनजागरण कैसे हो, इस पर भी आप प्रकाश डालें। देखिए, जन जागरण कोई मुनादी करके तो नहीं होगा कि ढोल पीट करके गली गली में जाए। सवाल ये है कि देश के जो लोग हैं उनको अपनी आने वाली पीढ़ी का, उनको अपनी आने वाली जो जनरेशन है, उस जनरेशन का के बारे में सोचना होगा कि अगर उन्होंने वो चुप रहे तो आने वाली जो जनरेशन है गुलामी में अपना जीवन जिएंगे। क्योंकि इस देश में अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल से हटाया गया, भगाया गया, और 1930 में एक ऐसी स्थिति आई थी, जो इतिहास के जानकार हैं वो आज़ादी के आंदोलन में जो जानकार हैं वो पढ़ेंगे इतिहास तो उनको ये जानकारी होगी कि 1930 में भी ऐसी स्थिति आ गई थी जब देश के लोगों ने कहा था कि अब अंग्रेजों को भगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आज निरंतर चलती रही, लड़ाई चलती रही, 1920 से लेकर के 27 साल बाद देश आजाद हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इन लोगों का जो तंत्र है उसको खत्म करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुश्किल नहीं है। देश को अगर इनकी गुलामी से बचाना है, इनके अराजकता और इनके जो खतरनाक मंसूबे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो बेसिकली हिंदू राष्ट्र नहीं, वो इनकी जो कुत्सित जिसको कहते हैं घटिया जो राजनीति चल रही है और घटिया इनका जो गवर्नेंस है उसको कंटिन्यू करना है, ताकि
देश में जितने भी इनकम्पिटेंट लोग हैं मौजूद, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, कहीं पर भी इनकम्पिटेंट लोगों को टॉप पोजीशन पे बिठा के इस देश की संपदा को, इस देश की नेचुरल रिसोर्सेस को, इस देश के जल, जमीन, जंगलों को काट करके अडानी जैसे बड़े पूंजीपति, अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों के घरों को भरना है। और ये तो पहले कह चुके हैं कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। तो इनका क्या, ये तो झोला उठा के चले जाएंगे भाई। ये देश तो यहीं रहेगा कि नहीं रहेगा? सही बात। ये जो लोग हैं, ये देश का इन्होंने कुछ भी चीज नहीं छोड़ा है। अब ये फाइनल संविधान बचा हुआ था, जिस संविधान के बल पर गरीब आदमी अपने प्रतिनिधि को विधानसभा में, लोकसभा में भेजता था, वो बचा हुआ था। इन्होंने उसको भी नीलामी शुरू कर दी है और ये कर चुके हैं। अब ये 12 राज्यों में जो SIR का प्रक्रिया चल रही है, 50 करोड़ वोटर का नाम है, वो सीधा तौर पर 50 करोड़ वोट, आधा भारत, हाफ ऑफ द इंडिया, ये पूरा कैलकुलेटेड ढंग से हो रहा है, हाफ ऑफ द इंडिया। और मैं आपको एक और बता दूं कि ये कभी भी, ये जब प्रक्रिया हो जाएगी, अभी ये 12 राज्यों में किया इन्होंने, एक महीने का टाइम दिया है। 1 महीना पूरा होने के बाद जो बाकी 12 राज्य है और यूनियन टेरिटरी है 12-13, ये वहां भी शुरू करेंगे और 6 महीने बाद ये पूरी प्रक्रिया को खत्म कर देंगे। और उसके बाद हो सकता है कि ये ऐसा चुनाव करवाएं, मिड टर्म इलेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि इनको पूरा बहुमत तो है नहीं। ये मिड टर्म इलेक्शन करवा के देश में ऐसा कर देंगे कि अपोजिशन होगा ही नहीं, ऐसी पार्लियामेंट होगी जिसमें अपोजिशन कोई है ही नहीं। तो ये सत्ता पक्ष में भी यही होंगे, अपोजिशन में भी यही होंगे, और देश में एक ऐसा शासन आएगा जो 2047 बोला है ना, 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। तो 2047 तक तो कोई इनको चुनाव ही नहीं होगा देश में। मुझे लग रहा है कि विकसित भारत का मतलब ही है इनका कि 2047 तक देश में कोई इलेक्शन नहीं होगा, एक क्रूर राज्य चलाएंगे, शासन चलाएंगे। और मुझे बड़ी दुख हो रहा है कि अभी कोई राजनीतिक पार्टियों में उस लेवल की, उस स्तर की हलचल नहीं हो रही है। लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, लोग 10,000 रुपए में खुश हैं। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि 10,000 नहीं है, ये 10,000 ये जहर की पुड़िया है आपकी आने वाली पीढ़ी को खत्म करने के लिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ जी। सही बात है सर, आप आज हमारे साथ जुड़े और जिस प्रकार से आपने आने वाले खतरों के प्रति लोगों को आगाह किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।